नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इकाई 3 के अंतर्गत नाटक शिक्षण पढ़ रहे थे। यूनिट 3 का 3rd पार्ट है ये नाटक शिक्षण, जिसके अंतर्गत नाटक क्या होता है और इसके साथ ही इसके उद्देश्यों को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नाट्य साहित्य की विशेषताएं कौन सी हैं और नाटक शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ नाट्य साहित्य की विशेषताओं के बारे में। तो नाट्य साहित्य के अंतर्गत जो सबसे पहली विशेषता हमारे सामने आती है वो है गद्य और पद्य दोनों विधाओं का इसमें समावेश होता है। ठीक है, अब गद्य क्या होता है आपको पता है, पद्य क्या होता है आपको पता है। ठीक है, ये दोनों शिक्षण में आपको पढ़ा चुकी हूँ, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। तो अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि नाटक शिक्षण में या नाटक के अंदर गद्य और पद्य दोनों विधाओं का प्रयोग होता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? आपने भी तो कोई नाटक पढ़ा होगा ना अब तक। ठीक है, आपने बीए किया, आपने एमए किया, तो अब तक आपके सिलेबस में कई नाटक लगे हुए हैं, आपने वो पढ़े होंगे। तो दोनों ही विधाओं का समावेश होता है नाटक में। किस तरह से उसे ये समझ लो, गद्य का मतलब किसी बात को भाषा के द्वारा कहना और पद्य का मतलब गा करके कहना, यही बात है ना। तो इसमें क्या होता है, नाटक में बहुत सारे अंश होते हैं, आपको पता होगा, अंक बोलते हैं जिन्हें, या भाग बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, प्रथम अंक में ये हो रहा है, द्वितीय में ये हो रहा है, तृतीय में ये हो रहा है, चतुर्थ में ये हो रहा है। और वहाँ पे आपको उन नाटकों में कुछ कथा गायन भी मिलता है, किसी के द्वारा कुछ गाया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ पंक्तियाँ उच्चरित हो रही हैं, गुरु कुछ कह रहे हैं, शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं तो गा करके दे रहे हैं, कोई साधु कुछ गा रहा है। ठीक है, इस तरह से गद्य और पद्य दोनों ही मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या दिखाती हैं कि नाटक में गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं का समावेश दिखाई देता है। अब आप अगर ये चीज़ समझें कि हम नाटक पढ़ते हैं, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, नाटक के अंदर शुरुआत का जो उसकी भूमिका होती है ना, उसमें भी कई बार पद्य ही होता है सब कुछ। नाटक का प्रारंभ हो रहा है, यानी जिसे बोलते हैं ना तुर्यनाद, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, तुर्यनाद यानी प्रारंभ होना किसी चीज़ का। और इवन यहाँ तक कि आपको वंदना मिल जाएगी, अगर कुछ और नहीं दिखाई देगा तो कवि के द्वारा भूमिका में वंदना, मंगलाचरण। ठीक है, किसी देवी देवता का मंगलाचरण, सरस्वती माता का, गणेश जी का, ये सब कुछ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से गद्य तो मिलता ही है, यानी डायलॉग्स तो होते ही हैं। डायलॉग्स जो बोलते हैं वो अपने अपने जो संवाद बोलते हैं, नायक है चाहे बाकी जो पात्र हैं, तो वो तो कहलाता है गद्य। और इसके अलावा पद्य के अंतर्गत मैं भी बता रही हूँ आपको कि विभिन्न पात्र जो पंक्तियाँ बोलते हैं, या फिर कुछ कथा गायन हो रहा होता है, या फिर वैसे ही कुछ गीत गाया जा रहा होता है, तो ये सब आता है पद्य में। तो इस तरह से नाटक में गद्य और पद्य दोनों विधाओं का ही समावेश दिखाई देता है। इसके बाद है दृश्य श्रव्य दोनों विधियों का प्रयोग। और दृश्य और श्रव्य आपको पता ही है, नाटक का मतलब क्या है कि अभिनय किया जाता है नाटक में। ठीक है, नाटक दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो इसलिए नाटक में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होने के साथ साथ दृश्य और श्रव्य दोनों ही विधियों का प्रयोग भी मिलता है। अब तीसरा जो बिंदु है वो हमें ये बताता है कि नाटक में भावात्मक पक्ष का विकास होता है। किस तरह से? देखिए, जो नाटक है उसका अगर हम प्रमुख उद्देश्य खोजना चाहें तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, उपदेश देना, किसी बात के बारे में उपदेश देना, या हम कह सकते हैं कोई संदेश देना,
या इसके अलावा होता है मानसिक शांति प्रदान करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, नाटक की रचना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो उसका सीधा सा उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, उपदेश देना तथा इसके साथ ही मानसिक शांति प्रदान करना। तो यहाँ पे ये जो भावात्मक पक्ष की बात हुई है, तो मानसिक शांति प्रदान करना, मनोरंजन प्रदान करना या मनोरंजन कराना, और इसके साथ ही ये उपदेश देने की जो बात हुई है, तो ये भावों से ही तो संबंधित है। तो ये हमारा जो भावात्मक पक्ष है, भावनाओं से संबंधित पक्ष है, उसी के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से नाटक क्या करते हैं, भावात्मक पक्ष का विकास करते हैं। अगला बिंदु है मानव प्रकृति एवं चरित्र से अवगत होने का अवसर प्रदान करने वाले ये नाटक क्या हैं, हमें मानव की प्रकृति कैसी है, यानी मनुष्य का नेचर कैसा होता है, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, और इसके साथ ही उसका चरित्र किस किस प्रकार का होता है। विभिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। हम सभी को पता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इन विभिन्न नाटकों में जो विभिन्न पात्र होते हैं, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने चरित्र के अनुसार अभिनय कर रहे होते हैं ना। तो हमें इसके द्वारा, उन पात्रों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि मानव स्वभाव या मानव चरित्र कैसा हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है। तो विभिन्न मानव प्रकृति और चरित्रों के बारे में हमें इन नाटकों के द्वारा अवगत होने का अवसर प्राप्त होता है। अगला बिंदु है शिष्टाचार एवं आचरण की रीति का बोध। अब आप देखिए, आप कोई नाटक पढ़ रहे हैं, ठीक है, या देख रहे हैं। अब मान लीजिए इस नाटक के रूप में, जैसे मान लो रामलीला की ही बात कर लेते हैं। अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ से अभी दशहरा मनाया गया है, जो कि कोरोना की वजह से इतना बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं हो पाया हर साल की तरह, लेकिन फिर भी अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है, 2 दिन पहले का। तो यहाँ पे रामलीला क्या है, नाटक ही है ना। रामलीला जो चलती है, जो इस बार नहीं हो पाई, तो रामलीला में आप जब उसको देखते हैं तो क्या वो संदेश नहीं दे रही क्या कोई हमें। अभी हमने क्या कहा, नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना, उपदेश देना, मानसिक शांति प्रदान करना। अभी हम इन तीनों उद्देश्यों पे बात कर चुके हैं ना। तो उपदेश देना क्या चीज़ है, संदेश देना, मतलब मैसेज देना। तो ये नाटक हमें क्या बताते हैं, हमें शिष्टाचार यानी शिष्ट आचरण करना, अच्छा आचरण करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सिखाते हैं। इसके साथ ही हमें ये संदेश देते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन में उन्नत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किन रास्तों को अपनाना चाहिए। वो रास्ते कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए, गलत मार्ग पे हमें नहीं चलना सफल होने के लिए। तो ऐसा जो ये संदेश देते हैं या जो ये उपदेश देते हैं, तो ये इनका क्या है, उद्देश्य है। तो इस तरह से नाटकों से हमें क्या मिलता है, शिष्टाचार या आचरण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये भी इनका एक गुण हो गया, इनकी एक विशेषता हो गई। उसके बाद देखिए, जीवन और समाज की वास्तविक या काल्पनिक अवस्थाओं पर आधारित। तो ये नाटक होते हैं बच्चों, जो हमारा जीवन है उसकी वास्तविक घटनाओं पर या फिर काल्पनिक घटनाओं पर आधारित, या फिर जो समाज की वास्तविकता है उसको दिखाने वाले, या फिर जो समाज की काल्पनिकता है उसको दिखाने वाले। तो कैसे, ये मैं आपको समझा देती हूँ। अभी देखो, जैसे मान लो आप कोई नाटक देख रहे हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सामाजिक समस्याओं की बात होगी। जिस काल में उस नाटक की रचना की गई है, उस काल में उस रचनाकार को समाज में जो भी कुछ समस्याएं दिखाई दे रही होंगी, उसने उसमें यानी अपने नाटक में
अपनी रचना में, अपनी कृति में उसी समस्या को दिखाया होगा। आप कुछ उस टाइम के अगर नाटकों के बारे में जानेंगे जहाँ पे जिस काल में विधवा विवाह या बाल विवाह की समस्या थी, तो उस समय के जो नाटककार थे ना, उन्होंने अपने नाटकों में बाल विवाह और विधवा विवाह की चर्चा की है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे मैसेज दिया गया है। या फिर इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, विधवा विवाह को जो रोका गया, ठीक है, या विधवा विवाह पर जो रोक लगी हुई थी पहले उसे, या फिर बाल विवाह है मान लीजिए, उसको बढ़ावा दिया जाता था, तो उसके क्या दुष्परिणाम रहते हैं उसको दिखाया उन्होंने। जैसे कि मुझे एक इसी बात पे एक नाटक याद आ गया है, एक सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक नाटक है सिंदूर की होली। तो उसमें ये दिखाया गया है, ये 1900 शायद 34 के करीब लिखा हुआ नाटक है। और आपको भी पता है कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले हमारे यहाँ पे ये सारी समस्याएं मौजूद थी। तो उसमें एक पात्र है मनोरमा नाम का, ठीक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा हुआ एक समस्या प्रधान नाटक है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र खुद एक समस्या नाटककार कहे जाते हैं, तो उनका एक नाटक है। वैसे तो बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे हैं, समस्या प्रधान, सन्यासी है, राक्षस का मंदिर है, और भी बहुत सारे हैं, जिनमें से एक नाटक ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, सिंदूर की होली। तो ये जो सिंदूर की होली 1934 में उन्होंने नाटक लिखा है, उसमें इन्होंने मनोरमा नाम का एक पात्र है जिसकी शादी होती है 8 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, बाल विवाह मतलब होता है इसका, और वो 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है, ठीक है। तो इससे वो 10 वर्ष में, देखो विधवा विवाह होना वहाँ पे मान्यता इसको नहीं मिली हुई थी, तो रोक थी। तो वो इस टाइम क्या है, 18 वर्ष की है। उस नाटक में जो वर्तमान काल बताया गया है उसमें वो 18 वर्ष की है, और वो 18 वर्ष की यानी कि 8 वर्ष में शादी हुई, 2 वर्ष में विधवा हो गई है, और उसके बाद 8 वर्ष और हो गए हैं उसको विधवा हुए। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से इतना जीवन तो उसने शादीशुदा जिया ही नहीं है जितना कि उसने विधवा के रूप में, या फिर आपको पता ही है कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी विधवाओं पे। तो वो बाहर नहीं जा सकती हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकती हैं, और ये सब कुछ अत्याचार किए जाते थे उन पे। उनको एकदम शापित समझा जाता था जिनके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती थी। तो वो सारे दुख से झेलने पड़ रहे हैं। मनोरमा नाम का पात्र है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नाटककार अपने नाटक में वही सब कुछ दिखाता है जो उसके आसपास के समाज में या फिर उसके खुद के जीवन में घट रहा होता है, ठीक है। जो वास्तविकता है या काल्पनिकता है, दोनों ही चीज़ें दिखाई जाती हैं नाटककार के द्वारा अपने नाटकों में। तो ये हैं बच्चों नाट्य साहित्य की विशेषताएं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी हमें बच्चों को कक्षा में एज अ टीचर नाटक पढ़ाने हैं तो हम कौन कौन सी विधियों से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जो हमारा ये नाट्य साहित्य है ना, ये एक विधा के साथ साथ एक शिक्षण विधि भी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इस विधि के द्वारा, यानी नाटक एक विधि भी है अपने आप में, नाटक अपने आप में एक विधा तो है ही। बात को समझने की, मेरी लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। विधा होना मतलब हिंदी साहित्य की विधा है नाटक, ठीक है। और विधि होना मतलब किसी सब्जेक्ट को इस नाटक विधि से पढ़ाया भी जा सकता है। तो ये क्या है, नाटक एक विधि भी है और एक विधा भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें ही हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नाटक शिक्षण की विधियां, जिसके अंतर्गत सबसे पहली विधि है व्याख्या शिक्षण विधि। व्याख्या शिक्षा विधान के बारे में पढ़ लीजिए। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में शिक्षक द्वारा पठन एवं व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या किसके द्वारा की जाएगी या फिर नाटक पढ़ा किसके द्वारा जाएगा इसमें, तो हमारी पहली विधि जो व्याख्या शिक्षण विधि है, इसमें शिक्षक के द्वारा जो नाटक है उसका पठन किया जाएगा और उसकी व्याख्या की जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, जब शिक्षक पढ़ेगा तो यथा प्रसंग जहाँ जहाँ पे उस प्रसंग से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है वो पूछे जाएंगे,
ठीक है। प्रश्नोत्तर मतलब कौन पूछेगा प्रश्न? टीचर पूछेगा। जवाब कौन देगा? उत्तर कौन देगा? स्टूडेंट्स देंगे। तो इस तरह से बीच बीच में वो क्या करेगा? प्रश्नोत्तर पूछेगा कथा वस्तु से संबंधित, जिससे कि बच्चों को पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो समझ में आ जाएगा। उनकी जो आपस में संवाद हो रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा और कहानी के बारे में पता चल जाएगा। तो आपको उम्मीद है ये विधि समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है बच्चों, सीधी सी ये विधि है कि इसमें मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, मैं आपको वो नाटक पढ़ा रही हूँ, तो मैं नाटक पढ़ूँगी, पढ़ने के साथ साथ व्याख्या करती जाऊँगी। ठीक है, नाटक की, जैसे हम कविता की व्याख्या करते हैं वैसे ही नाटक की व्याख्या मैं करती जाऊंगी। और फिर मैं क्या करूंगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी साथ साथ में उससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न भी पूछती जाऊंगी, जिससे उन प्रश्नों के द्वारा, प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी। कहानी को क्या कहते हैं? कथा वस्तु। तो कथा वस्तु भी समझ में आ जाएगी, कहानी भी नाटक की समझ में आ जाएगी, आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे, जो उसके विभिन्न पात्र हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा कि आखिर कितने पात्र हैं, कौन सा पात्र क्या कर रहा है। और इसके अलावा जो उनके संवाद हैं, कौन सा व्यक्ति या कौन सा पात्र कौन सा संवाद कह रहा है, कौन सा डायलॉग कह रहा है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बीच बीच में क्या पूछती रहूँगी आपसे, मैं प्रश्न पूछती रहूँगी। अब देखिए इस विधि में होता क्या है कि जो भी कठिन स्थल आएंगे ना उनकी व्याख्या कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो गुण दोष हैं उस नाटक के वो निकल करके सामने आ जाएंगे। अब अगर मैं इस विधि के किस स्तर पर इसको प्रयोग किए जाना है आपको वो बताऊं, तो ये केवल कॉलेज लेवल पर ही ये विधि उपयुक्त हो सकती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना कि 10th वालों को, यानी कि हम माध्यमिक स्तर वालों को या फिर 12th वाले उच्च माध्यमिक स्तर वालों को इससे पढ़ा दें, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा होना, सही भी नहीं होगा ऐसा करना। ठीक है, तो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स ही व्याख्या शिक्षण विधि से पढ़ सकते हैं। स्कूल के बच्चे इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। अब इस विधि का जो प्रयोग है वो मैंने बता दिया है आपको कि इस विधि में हमें कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को इस विधि से पढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये क्या कहलाता है, ये व्याख्या शिक्षण विधि कहलाती है। ये तरीका जो है या ये विधि है व्याख्या शिक्षण विधि। अब हम अगली विधि पे जाते हैं, आदर्श अभिनय विधि। देखिए इसके नाम में क्या आया, अभिनय करना। अभिनय करना मतलब एक्टिंग करना। ठीक है, एक्टिंग करने की बात हो रही है। आदर्श, आदर्श मतलब आइडियल, आइडियल एक्टिंग करनी है। अब कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आदर्श स्थापित करने का जो ये दारोमदार है या जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, स्टूडेंट्स की या फिर टीचर की? तो आपका आंसर होगा टीचर्स की। आइडियल यानी आदर्श वाचन कौन करता है, टीचर करता है। तो आदर्श अभिनय भी कौन करेगा, शिक्षक या टीचर ही करेगा। तो आदर्श अभिनय विधि में क्या होगा वो सुन लीजिए। शिक्षक कक्षा में पूरा पाठ इस तरह से पढ़ेगा कि सभी पात्रों के भाव और चरित्र का बच्चों को पता चल जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एक अभिनेता के रूप में सभी पात्रों के संवादों का पठन प्रस्तुत करेगा। यानी नायक बन जाएगा, खुद अभिनेता बन जाएगा, एक्टर बन जाएगा, और एक एक्टर बन करके जितने भी नाटक के पात्र हैं उन सब के डायलॉग्स को पढ़ेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी, कोई कठिन शब्द आएंगे तो उनका अर्थ भी बताएगा, और इसके साथ साथ अपने पूरे भाव दिखाएगा। हर्ष, विषाद, करुणा, क्रोध, प्रेम, घृणा, इन सब भावों को प्रदर्शित करेगा बहुत ही भाव भंगिमाओं के साथ स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, अभिनेता बन गया वो। अब क्या होगा, इसमें जो शिक्षक है वो आदर्श अभिनय कर रहा है, यानी वो अपना अभिनय करके उस नाटक को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों को वो समझ में आ जाए। तो इसमें जो सक्रिय रहने वाला व्यक्ति है वो कौन होगा, इसमें सक्रिय रहेगा अध्यापक या शिक्षक, और विद्यार्थी बेचारे मूक बैठ करके केवल श्रोता ही, दर्शक ही बने रहेंगे।
उनका कोई, हम ये कह सकते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसीलिए इस विधि को हम शिक्षण उपयोगी विधि नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये जो रंग आदर्श अभिनय विधि है, इसको इस वजह से उचित नहीं माना जाता है। अब आप देखिए, जो ये अभिनय विधि है, ठीक है, क्योंकि इसमें छात्र क्या हैं, छात्रों का ध्यान जो है वो अभिनय पे ही केंद्रित रहेगा। अब आपके सामने आपका टीचर पूरी तरह से एक्टिंग करके दिखा रहा है, तो आपका पूरा ध्यान तो मनोरंजन में हो जाएगा ना, कि आज सर या मैम क्या बने हुए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो आपका ध्यान केंद्रित कहाँ होगा, केवल एक्टिंग पे। आपको जो नाटक को समझना है, नाटक की कथा वस्तु को समझना है, नाटक के पात्रों को समझना है, वो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ध्यान वहीं रह जाएगा। अब इसके भी दो रूप हैं, इसको समझ लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, रंगमंच अभिनय विधि और कक्षा अभिनय विधि। नाम से ही स्पष्ट है वैसे तो। रंगमंच अभिनय विधि कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो रंगमंच पर किया जाएगा, यानी आपको स्टेज चाहिए इसके लिए। रंगमंच पर नाटक को विधि पूर्वक जो खेलना है, यानी एकदम अच्छे मेथड से, अच्छे से जो उसका आयोजन करना नाटक का होता है, वो कहलाता है रंगमंच अभिनय विधि। जिससे क्या होता है कि जो भी दृश्य आए हैं पाठ में, जो भी डायलॉग्स आए हैं पाठ में, वो बच्चे को अच्छी तरह से पता चल जाते हैं। तो ऐसी विधि रंगमंच अभिनय विधि कहलाती है। ठीक है, अब अगर प्रभाव की बात करें बच्चों, तो ये विधि बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, क्योंकि अगर रंगमंच पर अभिनय किया जाएगा तो आपको पता ही है कितना निखर करके अभिनय होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कक्षा में बच्चों को पढ़ाने की विधि से इस विधि के प्रयोग की, तो फिर ये व्यवहारिक सा नहीं लगता कि स्पेशल किसी नाटक को पढ़ाने के लिए पहले स्टेज तैयार किया जाए, डेकोरेशन की जाए, वैसा माहौल बनाया जाए, है ना, सीन जो भी दिखाया जा रहा है, यानी स्थान जैसा भी है उस नाटक के अंदर, उस सीन में वैसा स्थान बना करके फिर उसको पढ़ाया जाए। तो ये कक्षा शिक्षण की वजह से इतना ज़्यादा प्रभावी या व्यवहारिक नहीं लगता। दूसरा, इसमें क्या लगेगा, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी, और इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत होगी, तो इसका मतलब खर्चा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो विद्यालयों के पास इतने सारे साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, या फिर इतना पैसा, इतना फंड नहीं होता है, तो इसलिए ये विधि थोड़ा ये कह सकते हैं, इसका प्रयोग करना थोड़ा कठिन होता है। दूसरी विधि है कक्षा अभिनय विधि, जो कि आदर्श अभिनय विधि की दूसरी विधि है। इसमें क्या किया जाएगा, कक्षा में ही अभिनय कराना है। इसमें हम क्या करेंगे, कक्षा में छात्रों को विविध पात्रों के रूप में मानकर उचित भाव भंगिमा के साथ उन्हें उनके संवादों को पढ़ने के लिए कहेंगे। समझ में आ गया होगा, शायद आपने भी अपने स्कूलिंग में नाटक को इस तरीके से पढ़ा होगा। इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए उस नाटक के अंदर 5-6 पात्र हैं, तो जो अच्छे से बच्चे पढ़ने वाले हैं, यानी जो उचित भाव भंगिमाओं के साथ अपनी भाव अभिव्यक्ति करते हैं, उन बच्चों को एक एक रोल दे दिया जाएगा। ठीक है, किसी को राम बना दिया, किसी को लक्ष्मण बना दिया, किसी को हनुमान बना दिया, किसी को सीता, किसी लड़की को सीता बना दिया, और इस तरह से किसी को दशरथ बना दिया। और इस तरह से मान लो 5-6 पात्र हैं, जिनको उनका जो है, उनकी भूमिका उनको बता दी कि आप यहाँ पे ये वाला पात्र बनेंगे। अब क्या है, सबको खड़ा कर दिया जाता है, सबके पास बुक होती है, और जब जब जिसका डायलॉग आता है, तो वो जो भी बना हुआ है उस टाइम पे, राम की उसके पास भूमिका है, लक्ष्मण की है, जैसी भी है, तो वो उसके संवाद बोलता है, और उसकी भाव अभिव्यक्ति, उसके एक्सप्रेशन भी होने चाहिए बोलने के साथ साथ। उचित भाव भंगिमा के साथ उसको उसके डायलॉग्स पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो ये विधि होती है कक्षा अभिनय विधि। अब इस विधि में छात्र अपनी जो दैनिक सामान्य जो यूनिफॉर्म होती है ना, जो उनकी वेशभूषा है, उसी में ही रहते हैं, कपड़े वगैरह नहीं चेंज करते हैं। लेकिन ऊपर रंगमंच अभिनय विधि जो है, उसमें प्रॉपर वैसे ही तैयार भी होते हैं। इसीलिए तो समय ज़्यादा लगता है, श्रम ज़्यादा लगता है, और ये कह सकते हैं खर्चा भी ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिफॉर्म में है, उसी यूनिफॉर्म में ही होंगे। ठीक है, और उसी के अंदर ही वो उसका अभिनय करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों विधियों का अंतर।
चलो, अब तीसरी विधि है समवाय अथवा संयुक्त शिक्षण विधि। अब समवाय अथवा संयुक्त शिक्षण विधि के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये विधि कौन सी होती है या इसमें कैसे पढ़ाया जाता है। देखिए, अब अगर हम समवाय शब्द की बात करें या संयुक्त शब्द की बात करें तो संयुक्त का मतलब या समवाय का मतलब क्या है? इकट्ठा करना, किसी चीज़ को जोड़ना, है ना, यही मतलब होता है ना इस चीज़ का। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो शिक्षण विधि के गुण हैं उसके साथ साथ जो उसके दोष भी है ना, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब प्रत्येक शिक्षण विधि में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, तो यहाँ पे उस अच्छे बुरे दोनों को मिक्स करके अच्छे अच्छे को ढूंढने की बात होती है। समवाय करना यानी अच्छे अच्छे को आपस में जोड़ना, संयुक्त करना। इस विधि में पहले क्या होगा, शिक्षक खुद एक अभिनेता या पात्र की भूमिका का निर्वाह करेगा और उसके रूप में वाचन करेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। पहले वो खुद क्या है, खुद नायक बना है, अभिनेता बना है, खुद एक्टिंग कर रहा है, खुद पाठ का वाचन कर रहा है, नाटक का वाचन कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसको छात्रों से करवाएगा। अब छात्रों से पात्र के अनुरूप वाचन कराएगा। ठीक है, और जैसे ही जो भी विधि जैसे उसको लगती है कि अब इस यहाँ पे प्रयोग की जानी चाहिए, उस विधि का ये प्रयोग करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें वाचन की जो भूमिका है ना, यानी वाचन आपको पता ही है क्या है, वाचन की भूमिका प्रधान होती है। ठीक है, बात आपको समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। यहाँ पे शिक्षक पहले समवाय या संयुक्त विधि में क्या करेगा, जोड़ने का काम होता है ना समवाय या संयुक्त का मतलब। तो यहाँ पे शिक्षक पहले खुद से अभिनेता बना हुआ है, खुद से वाचन कर रहा है नाटक का। अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो बच्चों से पढ़वाएगा उसी को। ठीक है, अब बच्चे खुद से पढ़ेंगे और फिर जब नाटक खत्म हो जाएगा ऐसा करते हुए, तो लास्ट में क्या किया जाएगा, लास्ट में प्रत्येक पात्र के संबंध में चर्चा होगी, समालोचना होगी। अगर कोई सुक्तियाँ आई हैं बीच में यानी पंक्तियाँ आई हैं तो उनकी व्याख्या होगी। ठीक है, बच्चे जिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे उनका उच्चारण करवाया जाएगा। ये सब करके समीक्षा की जाएगी। ठीक है, और अगर ज़रूरत होगी तो एक बार लास्ट में व्याख्या भी कर दी जाएगी नाटक की। ये है समवाय या संयुक्त विधि, जिसमें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और टीचर भी इसमें इन्वॉल्व होगा, इसलिए ही इस विधि को कहा जाता है समवाय या शिक्षण विधि। इसके बाद हमारी जो चौथी विधि है वो है समीक्षा शिक्षण विधि। अब समीक्षा शिक्षण विधि में समझ लीजिए क्या होगा। तो इस विधि में अब अगर हम इस विधि में क्या होता है कि वैसे देखा जाए तो जो अभिनय की सभी विधियां हैं ना, उनका अगर प्रमुख उद्देश्य है तो वो है बच्चों का मनोरंजन करना। ठीक है, देखने वाले का मनोरंजन होना चाहिए। तो अब नाटक शिक्षण के जो सभी उद्देश्य हैं जो पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हो, उन सभी की प्राप्ति करना किसी एक विधि से संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो छात्रों के मूक बने रहने या निष्क्रिय बने रहने की जो एक कमी रहती है कि छात्र जो है वो निष्क्रिय होते रहते हैं या फिर कोई काम नहीं करते, उनका ध्यान भटकता है क्लास में नाटक के दौरान, या फिर नाटक के सिर्फ अंदर वो अभिनय को ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, नाटक को समझने की उनकी जो शक्ति है वो इतनी नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जिस भी विधि से नाटक पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ा दिया जाए। ठीक है, जैसे भी इस विधि के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि जैसे भी नाटक को पढ़ाया जा सकता है, अध्यापक अच्छे से परफॉर्म कर सकता है तो अध्यापक करे, बच्चों से अच्छे से परफॉर्म कराया जा सकता है तो बच्चों से करवाया जाए। लेकिन लास्ट में इस विधि में समीक्षा अवश्य रूप से कराई जानी चाहिए। समीक्षा का मतलब आपको पता ही है, समीक्षा करना, सम धन इक्षा। बहुत बार इस शब्द पे मैं आपको समझाती हूँ समीक्षा करना क्या होता है। तो समीक्षा करने के अंतर्गत अच्छा और बुरा सब देखना होता है, पूर्ण और अपूर्णता दोनों की बात करनी होती है। ठीक है, सभी तत्वों पर इसमें ध्यान देना होता है। तो नाटक के विभिन्न तत्व होते हैं, आपको पता है, कहानी पे बात होती है, पात्रों पे बात होती है, इसके अलावा जो उसका वातावरण है, ठीक है, उस पे बात होती है। क्योंकि नाटक के तत्व आपको पता ही होगा, बहुत चीज़ें आती हैं उसमें, शैली देखी जाती है, अभिनय देखा जाता है कैसा है, इसके अलावा
उसके अंदर वातावरण कैसा है वो देखा जाता है, उसकी कहानी किस प्रकार की है, उसके पात्रों का चरित्र चित्रण कैसा दिखाया गया है ये देखा जाता है। और वैसे नाटक के तत्व भी हमने पढ़ने हैं जो कि हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो जब किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए हम उस नाटक को पढ़ा देंगे तो समीक्षा शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अंत में हम क्या करेंगे, हम समीक्षा करेंगे। सम धन इक्षा, समान रूप से देखना। देखिए किसी चीज़ को समान रूप से देखोगे तो सिक्के के दोनों पहलू आपके सामने आएंगे, गुण भी आएंगे और दोष भी आएंगे। तो ऐसा ही आपने करना है, लास्ट में आपने समीक्षा करानी है। ये हो जाएगी आपकी समीक्षा शिक्षण विधि। ठीक है, तो इस तरह से नाटक शिक्षण की बच्चों 4 विधियां हैं। व्याख्या शिक्षण विधि, आदर्श अभिनय विधि। इसके फिर आगे 2 प्रकार हैं। व्याख्या शिक्षण विधि में मैंने आपको बता ही दिया कि शिक्षक ही इसमें सर्वोपरि है, व्याख्या करेगा वो पूरी तरह से हर एक लाइन की, या फिर ये कह सकते हैं पूरे नाटक की को खुद ही पढ़ेगा और खुद से बताएगा। फिर आदर्श अभिनय में रंगमंच अभिनय विधि और कक्षा अभिनय विधि। रंगमंच में मतलब रंगमंच पे स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस की जाएगी, ड्रेसेस भी वैसी होंगी, दृश्य भी वैसा ही बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, समय लगेगा और इसके अलावा मेहनत लगेगी। कक्षा अभिनय में सभी पात्रों का जो रोल प्ले करने का काम है वो कक्षा के विभिन्न छात्रों को दे दिया जाएगा और बच्चे अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे जो भी वो बने हुए हैं उस टाइम में। इसके अलावा समवाय या संयुक्त में दोनों काम होंगे। पहले शिक्षक अपना वाचन करेगा नाटक का और उसके बाद छात्रों से क्या कराएगा, छात्रों से उनके पात्र के अनुरूप अभिनय करवाएगा। समीक्षा में तो अभी बताया ही आपको, समीक्षा करनी है, जिस भी विधि का प्रयोग करें कर सकते हैं, और लास्ट में समीक्षा करानी है जिससे कि बच्चों को पूरी तरह से नाटक समझ में आ जाए। क्योंकि कमी बताई है ना पहले, अभिनय मान लो एक ये जो अभिनय वाला है ना, आदर्श अभिनय विधि बहुत अच्छी विधि है, लेकिन जब बच्चों के सामने किसी चीज़ का अभिनय हो रहा होता है तो बच्चे का ध्यान नाटक पे ना जा करके केवल अभिनय पे ही रह जाता है। लेकिन हमने तो बच्चे को क्या करना है, नाटक समझाना है, ना कि अभिनय से उसको प्रभावित करना है। तो इसलिए जब लास्ट में समीक्षा की जाएगी ना, तो जो कमियां रह गई हैं, केवल ध्यान अभिनय पे ही रह गया है, तो अब लास्ट में समीक्षा के दौरान बच्चे को नाटक भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये नाटक शिक्षण की 4 विधियाँ हैं। तो बच्चों पिछली कक्षा में भी हमने नाटक शिक्षण को पढ़ा, इस कक्षा में भी हमने नाटक शिक्षण को पढ़ा, और अभी नाटक के तत्व, नाटक के सोपान ये रह गए हैं जिसे हम अपनी अगली कक्षा में, अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ा कीजिए। तो आप सभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।